चलिए जी, क्या लिखेंगे? प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। एक नवीनतम भौतिक प्रदेश ले रहे हैं, और क्या है भौतिक प्रदेश? भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। क्या पढ़ेंगे बेटा? भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चलो जी, पॉइंट पे आते हैं वापस। इसमें नाम लगा है एक पठार और एक प्रायद्वीप। भारत आपको समझ में आ गया, का मतलब भी समझ में आ गया। अब शब्द मेन है प्रायद्वीपीय पठार, तो दोनों की डेफिनेशन हम लोगों को आनी चाहिए कि प्रायद्वीप क्या चीज होती है और पठार क्या चीज होती है। देखिएगा, यस, अगर हम प्रायद्वीप के संदर्भ में पढ़े तो बेटा ध्यान रखना है, प्रायद्वीप का मतलब यह होता है, प्रायद्वीप वह भौतिक प्रदेश होता है जिसके तीनों ओर जल राशि से घिरा हुआ होगा। कितने ओर से? 3 ओर से। एक और तो मान लीजिएगा ये है कोई भौतिक प्रदेश, कितनी ओर से घिरा हुआ? एक ओर से। क्लियर बात है? कितनी ओर से घिरा बेटा? 2 ओर से। बताइए कितनी ओर से घिरा? 3 ओर से। तो 3 ओर से घिरता है तो प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर बात है? और यही अगर मान लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल बात करें, इस तरीके से मान लीजिए कि यदि कोई भौतिक प्रदेश इस टाइप से चारों ओर से घिर जाए, अब दोनों के बीच की बात समझा रहा हूं, एक तो 3 ओर से है, एक 4 ओर से है। अब आपको कहे सर 1 ओर से भी होता है क्या? हाँ होता है, बात करेंगे उसके संदर्भ में, आगे आएगा तब, ठीक है। अब अपन 2 की बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, ओके। यदि कोई भौतिक प्रदेश 4 ओर से घिर जाता है तो वो द्वीप कहलाता है, और द्वीप की परिभाषा यही है, चारों ओर जलराशि से घिरे हुए स्थल भूभाग को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। चारों ओर जल राशि से घिरा स्थल प्रदेश क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। क्लियर बात है? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? कितने ओर से घिरा हुआ है? 4 ओर से। वही अगर 3 ओर से घिर जाए तो क्या नाम है इसका? इधर इसको नाम दे देते हैं, 3 और से जलीय राशि से घिरा स्थल भाग प्रायद्वीप कहलाता है। उतार लीजिए और चित्र भी बना लीजिएगा, सही है ना? समझ में आ गया ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं। भारत भी ऐसे ही तो है। भारत इधर से जो है वो अरेबियन सी से घिरा हुआ है, भारत इधर से है जो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, और इधर से है वो हिंद ओशियन से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो बताओ टोटल कितनी राशि से? 3 राशि से। इसलिए ये पठारी भाग भारत का क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। पठार अलग चीज है, प्रायद्वीप की परिभाषा बताई अब तक मैंने आपको, द्वीप और प्रायद्वीप में। और एक और होता है उपद्वीप, उप महाद्वीप भी होता है, और एक महाद्वीप भी होता है। ध्यान रखना, महाद्वीप किसको कहते हैं पता है आपको? कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? कॉन्टिनेंट वो होता है कि बड़ा भूभाग जिसके हम ऊपर क्या होती है? विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, पूरी जो है वो विविधता पाई जाती हो,
और सामरिक दृष्टि से क्या हो, महत्वपूर्ण माना जाता हो। ऐसे विशाल स्थल खंड को क्या कहा जाता है, बड़े स्थल खंड को कहा जाता है महाद्वीप। फिर उसका छोटा भाग क्या कहलाएगा, उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। और ये है प्रायद्वीप और ये है द्वीप। बनाओ और लिखो। अभी तक तो हम लोग सिर्फ इसके वर्ड मीनिंग में ही चल रहे हैं ना। उतार लो। क्या है, द्वीपीय देश है, द्वीप है बट है उसके ऊपर देश। यदि कोई देश चारों ओर जलराशि से घिर गया हो तो उसको द्वीपीय और देश कहा जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मालदीव भी वैसा ही है, चारों ओर से जलराशि से घिरा हुआ है तो द्वीपीय देश हो गया। श्रीलंका भी वैसे ही है, श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है, लिखवाया था मैंने आपको, है ना, इस तरीके से। हो गया, बढ़े आगे। चलो ओके बेटा। अब हम बात करने वाले हैं आपके पठार संदर्भ में। एक तरफ हम लोग लेंगे पठार और दूसरी तरफ हम लोग लेंगे पर्वत। दोनों को समझते हैं, पर्वत और पठार के बीच में क्या अंतर है। यस, ध्यान से सुनिएगा। पठार क्या होता है, ऐसे भूभाग को क्या कहा जाता है अक्सर, ऐसे भूभाग को अक्सर क्या कहा जाता है, ध्यान से सुना मेरी बात को। ऐसे भूभाग को क्या कहा जाता है, पठार। ऊपर वाला ये पठार है। पठार की विशेषता क्या है बेटा, ध्यान से सुने। पठार, इसका आधार चौड़ा होगा, ये इसका आधार है। क्या है, इसका आधार है, आधार कार्ड नहीं है, इसका आधार है। और आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या बात समझ आई। ऊपर वाला भाग भी क्या होता है, समतल होता है, सॉरी सतमल हो जाता है ना, समतल। क्लियर बात है। आधार चौड़ा, ऊपरी भाग समतल। और समतल को और क्या कहते हैं, इस जगह समतल की जगह नाम लिख सकते हैं मेजनुमा। मेज शब्द का मतलब होता है टेबल जैसी आकृति। क्लियर बात है। पठार जितने जो होते हैं वो ऊपर से मेजनुमा होते हैं, समतल होते हैं। आधार उसका चौड़ा होता है और ये इसकी ढाल है। और ढाल इसकी जो होती है वो खड़ी होती है। इसकी जो ढाल है वो क्या होती है, खड़ी होती है। यदि किसी भौतिक प्रदेश की ढाल खड़ी हो, एकदम खड़ी, ऊपर से समतल मेजनुमा हो, टेबल नुमा हो, आधार चौड़ा हो, तो ऐसे भौतिक प्रदेश को कहा जाता है बेटा पठार। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आप लोगों को, क्लियर बात हो गई। चलो जी अगली बात लेते हैं। समझ में आना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। यस,
लो जी, इस पे भी वही बात करते हैं वापस। ये इसका कौन सा भाग है बेटा? आधार। तो ये भी इसका एक आधार है, ये भी इसका क्या है? अरे पर्वतों के आधार होते हैं वो तो क्या होते हैं? आधार। इसका भी चौड़ा है, जबकि ऊपरी जो भाग होता है ना वो होता है नुकीला, या इसको अपन कह सकते हैं संकड़ा, या इसको अपन कह सकते हैं कीपनुमा, या शंक्वाकार। कैसा कार? शंकु जैसा। शंकु ऐसे ही होता है ना, इसके जैसा। या इसका आकार कैसा होता है ऊपर से? शंक्वाकार। आधार चौड़े होते हैं। कौन सा? आबू में दो है, आबू का पठार भी है, आबू पर्वत भी है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू पर्वत ही तो, आबू पठार तो है। अब देखो वो तो हमें देखना है कि उसका आकार कैसा है, तभी तो मैं आपको कंफर्म करवा रहा हूं कि भाई अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या नाम देंगे अपन। क्लियर बात है? चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से क्या होगा? नुकूला, ऊपर से होगा संकड़ा, ऊपर से होगा कीपनुमा, ऊपर से होगा शंक्वाकार। और इसकी जो ढाल होती है ना, ढाल, वो क्या होती है पता है? इसकी ढाल होती है, अच्छा इसकी ढाल तो एकदम खड़ी है, जबकि इसकी ढाल होती है वो क्या होती है? तिरछी होती है। इसका मतलब इसकी ढाल क्या है? कम है, जबकि इसकी ढाल क्या है? तेज है। सही है ना? एकदम है यूं, इसकी ढाल तिरछी है, मतलब ढाल कम है। क्लियर बात है? तो इसका नाम बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा भौतिक प्रदेश जिसका आधार चौड़ा और ऊपर से शंक्वाकार, नुकीला और क्या है? कीपनुमा और संकड़ा, जिसकी ढाल क्या हो? तिरछी हो, कम हो, ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है? बताइए बेटा। ऐसे प्रदेश को पर्वत कहा जाता है। और यदि ऐसे पर्वतों की लगातार ऐसे पर्वत हो जाए तो ऐसे पर्वत को कहते हैं पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं? जो लंबी लाइन में हो, और दो चार और बढ़ जाए तो पर्वत श्रेणी, और ज्यादा हो जाए तो पर्वत श्रृंखला, एक चैन बन जाती है उसकी। अब आपको कि सर पहाड़ का मतलब क्या होता है, यह भी जरूरी है। पहाड़ इससे छोटी आकृति है। क्या है? पहाड़ इसकी छोटी आकृति है, बस डेफिनेशन वही है। यदि उसका आकार छोटा हो तो पहाड़ियां कहलाएगी, और वो बिखरी हुई होती है, जबकि ये एक श्रृंखला में होती है, एक श्रेणी में होती है। अरावली पर्वत श्रेणी है, जबकि अरावली की ये बाड़मेर वाली पहाड़ी है। बाड़मेर की जो पहाड़ी है ना वो अरावली की ही पहाड़ी है, अरावली तो वहां चल रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चौटन वाली, धोरिमना वाली, सब पूछे किसका अवशेष है तो अरावली पर्वतमाला का अवशेष है। हो सकता है उसने न्यारे कर दी हो अपने टाबरों को, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उतार लीजिए और आगे बात करते हैं। ये था पठार, ये था पर्वत। और मैदान का मत पूछिएगा, मैदान समतल भूभाग होता है, ठीक है? अभी पढ़ाया था ना मैंने, मैदान क्या होता है? समतल भूभाग। ऊपर वाला ही बना लो, मैंने तो ऐसे ही बना लिया भले ही वो। फिर पढ़ते हैं आगे। क्या आपको पठार और पर्वत के बीच में फर्क समझ में आ गया? ओके। मैदान भी तो समझ में आ रखा कि भाई समतल अगर कोई भूभाग होगा तो मैदान होगा, और इन दोनों के बीच में भी फर्क होगा। उसमें नदियां भ्रंश घाटी में चलेगी, इसमें भी नदियां घाटी में चलेगी, लेकिन घाटी के बाद में जाके नदियां वापस किस में हो जाएगी? मैदानी भाग में प्रवेश कर लेगी। मैदान इसी से टूट टूट के तो बने हैं। नदियों ने पर्वतों को, पहाड़ों को काट काट के मैदान बनाए। अच्छा, दोनों के दोनों किसके बने हुए होते हैं? दोनों का निर्माण किससे होता है? दोनों का निर्माण ही ज्वालामुखी के लावा उद्गार से होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। ज्वालामुखी के कौन से उद्गार से? लावा के उद्गार से। वो भी अभी जस्ट समझाने वाला हूं आप लोगों को।
तो आपको सर लावा उद्गार हुआ तो इसका क्या मन हो गया, एक तो समतल हो गया, एक ऊपर जाके बैठ गया, इसके पीछे का भी राज है कहीं ना कहीं। उतारो फिर समझाता हूं मैं आप लोगों को। प्रकृति हर एक क्या करती है पता है? पता नहीं, मतलब सोचिए एक बार, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इस टाइप से कितनी चीजों को बना के रखी हुई है। किसी को पर्वत बना दिया, किसी को पहाड़ बनाया, किसी को वृक्ष बना दिया, किसी को झाड़ी, किसी को जीव जंतु, किसी की पूंछ आ गई, किसी की पूंछ हट गई। हम वही तो है, हमारी पूंछ हट गई बताओ, प्रकृति ने कहा ले वापिस, तकलीफ दे रही है देखो, ले ली हमसे वापिस। उतार लो बेटा आराम से। हो गया? थोड़ा जल्दी उतारो, नहीं तो फिर मान लीजिए रिकॉर्ड क्लास को कोई दिखेगा तो फिर उनको भी वेट करना पड़ेगा, इतना क्लास वैसे ही रिकॉर्ड हो रही है। कट इतना कौन कट कहाँ कहाँ डालेंगे। चलिए ओके। ओके चलो यस। अब हम लोग बात करने वाले हैं वापिस प्रादीपीय पठार के परिचय के संदर्भ में बात करते हैं। परिचय उसका पढ़ रहे थे और उस परिचय में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेंगे बेटा? प्रादीपीय पठार के परिचय में आप लोगों को लिखनी पहली लाइन, यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है। क्या लिखोगे? यह, सुनिएगा आप लोग, उतारिए, यह विश्व का सबसे पुराना, लिख दीजिए पहले, पुराना और बड़ा भौतिक, दो बार हो गया क्या? प्रदेश है। ओके, इसका निर्माण किससे होता है पता है? मैंने आपको करवाया था पेंजिया, पेंथालासा, गोंडवानालैंड, अंगारालैंड। तो ये पेंजिया का भूभाग है। यह पेंजिया नामक स्थल खंड का भूभाग है। ये तो करवाया था ना पेंजिया पेंथालासा, याद आ रहा आपको? याद आ रहा ना, या ऊपर से गया? पेंजिया पेंथालासा करवाया था बेटा आपको, अगर आपको ध्यान हो तो मैं याद बना देता हूं। देखिएगा इस टाइप से हम लोगों ने एक पढ़ा था, इस टाइप से हम लोगों ने एक पढ़ा था पेंजिया, और इस पेंजिया के चारों ओर हमने क्या करा था? जल राशि से घिरा हुआ भूभाग जो क्या कहलाया? पेंथालासा। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। ये क्या है? पेंजिया है। कौन सा जिया है? पेंजिया।
और ये कौन सा है, पैंथालासा। क्या नाम है इसका, पैंथालासा। और पेंजिया के फिर क्या हो गए बेटा, समय के साथ में इसके भी क्या हुए, दो टुकड़े हो गए। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड बन गया और दक्षिण का भाग कौन सा बन गया बेटा, गोंडवाना लैंड बन गया। तो अब बताइए आपको ये किसका भाग है, तो बेटा जी ध्यान रखना है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। पेंजिया में भी किसका भाग है, गोंडवाना। तो लिखना है यह गोंडवाना अब इस गोंडवाना लैंड का क्या हुआ पता है, गोंडवाना लैंड का उत्तर की ओर क्या होने के कारण, यह गोंडवाना लैंड के उत्तर की ओर प्रवाहित या इसको क्या कहते हैं, खिंचक जाने से। क्लियर बात है। अगला क्या लिखोगे, यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भूभाग है। ये कौन सी प्लेट का भूभाग है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भूभाग है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। चलो जी अब आपको समझाता हूँ और कुछ नई बातें वो लाता हूँ इधर, ध्यान से सुनिए। यस, कहाँ गया पॉइंट, खेस खेस सिंह जी के नाम से फोल्डर ही दिख नहीं रहा है, सर के नाम से ये पड़ा। ओके बेटा चलिए जी, और हम लोगों को लेना है ये वाला प्रदेश। ओके रेडी, और इधर हम लोगों को इसको समझना है। ठीक है, बेटा जी ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। ये प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार जो मैंने मार्क किया है वो, और कुछ प्रायद्वीपीय पठार का भाग इधर भी है। लो ये तो पहले पूरा भी लेना चाह रहा, देखो कुछ प्रायद्वीपीय पठार का भाग यहाँ पर भी है, कुछ प्रायद्वीपीय पठार का भाग असम की तरफ थोड़ा इधर भी है। इसको कहते हैं पूर्वोत्तर का पठार, उधर वाला, इधर वाला प्रायद्वीपीय पठार। अब सुनिएगा समझिएगा इस बात को, क्या मामला है ये। जब हम प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में पढ़ें तो इस प्रायद्वीपीय पठार के इस तरफ का जो भाग है वो है अरब सागर का। कौन सा सागर है इस तरफ, अरब सागर जल राशि से। इधर का जो भाग है वो बंगाल की खाड़ी है। किसकी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये वाला जो भाग है वो है हिंद महासागर। पता है हिंद महासागर की आकृति कैसी है, एम जैसी है, मेरे नाम से रखा हुआ है। उनको पता था कि मोहन जी पढ़ाएंगे इसलिए एम रख दिया, एम जैसी आकृति है।
चलिए इस बात को समझते हैं अपन लोग। अब इसका विस्तार पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? विस्तार। यहां मैं हेडिंग लगा रहा हूं विस्तार, और उसमें विस्तार समझेंगे। विस्तार समझेंगे तो इसको यह भी समझना जरूरी है कि ये वाला भाग उत्तर है, यस एंड नो। इधर वाला भाग कौन सा है? बोलते रहिए आप लोग। दक्षिण है। अच्छा, इधर वाला भाग कौन सा हो जाएगा बेटा? पश्चिम है। जबकि इधर वाला भाग क्या कहलाएगा? पूरब है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? चलिए जी, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अंदर की बात पढ़ते हैं। यदि मैं अगर बात करूं, यस, समझना आप लोगों को, इधर से इधर के बीच में, तो ये विस्तार क्या कहलाएगा बताओ? उत्तर से दक्षिण की ओर। चलो इधर लिखते हैं। विस्तार में क्या लिखेंगे? उत्तर से दक्षिण की ओर। एनसीईआरटी किताब में 1600 भी लिखा हुआ है और कुछ किताबों में 1700 भी लिखा हुआ है, तो अपन ये लिख दो भले ही आप 1600 से 1700 किलोमीटर। पर 1600 थोड़ा सही है, परफेक्ट डेटा है। क्लियर बात है? ओके। फिर अगला अगर हम बात करें, अगली अगर बात करें तो इधर से ये वाला भाग है। और अब बताइए मुझे कहां से कहां तक है? पश्चिम से पूर्व की ओर। यस। क्या पढ़ेंगे अगला? किसकी ओर बेटा? पूर्व की ओर। और कितने किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर। अब ये बात वापिस इसको मेंशन कर देते हैं। किसमें मेंशन करेंगे? यहां मेंशन कर देंगे कि भाई यह कितना है? ये तो है बेटा 1400 किलोमीटर, जबकि ये कितना है? 1600 किलोमीटर। क्लियर हो गया विस्तार? उतार लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मत पूछना सर गहराई कितनी है ना। हाँ बनाना है, तभी तो मैंने बना के दिया डायग्राम। एवरेज ऊंचा कितना है पता है? 6, और 6 को उल्टा लिखेंगे तो 9। तो ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर से लगभग 900 मीटर तक। इसको लाइन को थोड़ा सा अगर है ना, एक सेकंड रुकिएगा, इस लाइन को थोड़ा एक और तरीके से लिख देना थोड़ा इसको, अगर हो सके तो। बीच में नाम और कुछ नहीं करना है, नाम उनका क्या डालना है, चलो इसको वापिस लेता हूँ ताकि आपकी भी गड़बड़ नहीं हो। चलो क्या नाम क्या डालना है, थोड़ा सा इसको अलग करके, और नाम डालना है भारत का भौतिक प्रदेश। ठीक है, इसको अलग करके थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, और नाम सिर्फ इसको ऐड कर देना है भारत का। विश्व का तो सबसे पुराना है, प्राचीनतम है, और भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और इसका निर्माण कैसे हुआ पता है? इसी पेंजिया के टूटने से गोंडवाना बना, और गोंडवाना टूट के उत्तर की ओर खिसक गया। अब गोंडवाना टूट के उत्तर की ओर खिंचका तो टूटा हुआ भाग कहलाया भारतीय प्लेट। गोंडवाना के टूटने से कहां खिंचका गोंडवाना? उत्तर की ओर। सुनिएगा मेरी बात को, गोंडवाना लैंड का भाग टूटकर भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप के रूप में
उत्तर की और खिसक गया या प्रवाहित हो गया। अच्छा, ये बात कौन कह रहा है पता है? ये सोर्स कौन दे रहा है? ये सोर्स दे रहा है एक व्यक्ति है जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई कह रहा है। कौन है? अल्फ्रेड वेगनर भूगोलवेत्ता है। कौन कह रहा है? अल्फ्रेड वेगनर कह रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। कौन से सिद्धांत में कह रहा है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिनेंट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट डिस्प्लेसमेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीपीय, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। बस इसका एक सेम और नाम है, एक और नाम है जिसका नाम है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, यानी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। फिर अगला पेज ले लेंगे अपन विशेषता के रूप में। इसकी विशेषता एक और भी रही है, ये पठारों का पठार है। क्यों? क्योंकि ये एक पठार से मिलकर बना नहीं है, बल्कि बहुत सारे पठारों से मिलकर बना हुआ है। आप कहोगे सर ये आपने एक छोटा सा बिंदु और बना के दे दिया, इसका क्या है? इसका नाम है पूर्वोत्तर का पठार। क्या नाम है बेटा? पूर्वोत्तर का पठार। तो क्या ये अलग है? ना, अलग नहीं है, ये एक ही है। हुआ क्या? उसके बीच में गैप पड़ गया, नीचे और है, चिपका हुआ है, ऊपर गैप हो गया। गैप हुआ तो इधर से आने वाली नदियों ने क्या कर दिया? इसको भर दिया, मिट्टी ला के क्या कर दी? जगह मिली नदियों को, नदियों ने भर दिया, बराबर कर दिया। बराबर किया तो अब लगता है कि इधर ये अलग है, इधर ये अलग है, लेकिन वास्तव में एक ही है। जैसे मान लीजिए जैसलमेर की सड़क में आंधी आ चले और एक सड़क के ऊपर रेत आ जाए तो ऐसे लगता है कि ये सड़क इधर की है और ये सड़क इधर की है। होता कि नहीं होता ऐसे? तो बस ऐसे इसके साथ भी यही हुआ कहानी। और इसके बीच का जो भाग है ना बेटा, इस बात का ध्यान रखना है, इसके बीच के भाग को कहते हैं, एक भ्रंश बना हुआ है जिसका नाम है मालदा भ्रंश। याद रखिएगा, इस बीच के खड्डे का नाम क्या है पता है? मालदा भ्रंश है। प्रायद्वीपीय पठार का, पूर्वोत्तर पठार और प्रायद्वीपीय पठार दोनों के बीच का भ्रंश का मतलब खाई, जिसका नाम क्या है? मालदा भ्रंश। और कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में है। ये मालदा भ्रंश कहां पाया जाता है? पश्चिमी बंगाल में है। क्या है बेटा? बीच के भ्रंश का नाम है मालदा भ्रंश। और मालदा भ्रंश है जो कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर पठार और प्रायद्वीपीय पठार को अलग करने वाला भ्रंश कौन सा है? मालदा भ्रंश, जिसको नदियों ने अपने साथ लाई गई मिट्टी से भर दिया है। ये जो बीच का गैप है बेटा ध्यान रखना, ये और इसके बीच का गैप है। तो आप कहोगे सर गैप तो है, लेकिन ये वाला बाहर निकला हुआ भाग है ना, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। अभी तो मैंने कहा था प्रायद्वीपीय पठार कोई एक पठार नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर बहुत सारे पठार है। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। क्यों? बहुत सारे पठारों से मिलकर बना हुआ है। अपन पढ़ेंगे दक्कन का पठार, मध्य की उच्च भूमि, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा पठार, ऐसे पढ़ेंगे अपन, है ना। पालीकोंडा का, बेलाकोंडा का पठार, इधर वाला पढ़ेंगे तमिलनाडु का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार। मतलब जहां जहां राज्य बने हैं ना, वहां वहां का पठार बने हुए सारे। इसका मतलब एक या एक से अधिक बहुत सारे पठारों से मिलकर बना हुआ है। तो पठारों का क्या हो गया? पठार कहलाएगा। अब मैं थोड़ी कहानी बताऊंगा आपको, पठार बना कैसे हैं और पर्वत कैसे बनते हैं। वो जस्ट अगला ले रहे हैं पेज, आप उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
ये समझ में आ गया ना? फिर ठीक है। मैं तो हुई। हो गया? यस। अब हम कहानी पढ़ते हैं। किसकी कहानी पढ़ेंगे बेटा? पर्वत और पठार बनते कैसे हैं। क्लियर बात है। इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे बेटा? इसकी प्रादीपीय पठार की उत्पत्ति पढ़ेंगे ना, उसके साथ में दूसरी उत्पत्ति भी आ जाएगी। यस, उत्पत्ति पढ़ते हैं। उत्पत्ति में नाम डाल देता हूं पहले। ये उत्पत्ति जो होती है वो होती है बेटा ज्वालामुखी के लावा उद्गार से। याद रखिएगा, प्रादीपीय पठार की उत्पत्ति और किससे होती है बेटा? प्रादीपीय पठार के लावा उद्गार से। अब आपको कैसा लावा और ये सारी चीजें आपकी समझाने वाला हूं आप लोगों को कैसे होती है उत्पत्ति। यस, अपन पढ़ रहे हैं उत्पत्ति और उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो चलो बनाते हैं। अभी एक प्लेट है बेटा, ये वाली प्लेट। एक प्लेट है ये वाली। इसको थोड़ा अलग तो करना पड़ेगा पर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक प्लेट है ये वाली। ऐसे प्लेटों से पूरी की पूरी पृथ्वी बनी हुई है। क्लियर बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि एक व्यक्ति है जिसका नाम मॉर्गन है। वो कहते हैं कि संपूर्ण जो पृथ्वी है, जितना सारे महाद्वीप है, सबके सब प्लेटों से बने हुए हैं। और उन्होंने साबित किया था एक सिद्धांत के माध्यम से, और उस सिद्धांत का नाम था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और अंग्रेजी में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। उन्होंने कहा प्लेटें है ना, वो क्या करती है? गति करती है, संचलन करती है। और उसने गतियां भी बताई, हालांकि 3: अपसारी, अभिसारी, संरक्षी। मैंने पिछली कक्षा में बात कर रखी है इसके बारे में, सुनिएगा इस बात को। क्या मामला है ये? यस, ये लो जी, प्लेट आ गई। हमें यह समझना है बेटा, ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट किस तरफ कर रही है? इस तरफ गति कर रही है। ये प्लेट किस तरफ गति कर रही है? सामने गति कर रही है। अगली कोई प्लेट होगी तो इस तरफ करेगी, दूसरी वाली प्लेट हुई तो उसके सामने गति करेगी। क्लियर बात है? चलो उसको भी अपन एक बार थोड़ा सा कर ही देते हैं। यस, एक प्लेट और ले लेते हैं। अपने क्या है, खरीदनी थोड़ी ना है। ठीक है, क्या बात समझ आ गई है? यस। और ये प्लेट भी क्या करती है? इसके सामने गति करती है। कंडीशन क्या लागू हो रही है? दो प्लेटें आमने सामने गति कर रही है, दो प्लेटें आमने सामने गति कर रही है, बल्कि दो प्लेटें आमने सामने गति नहीं कर रही है, तो विपरीत गति करती है। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आप लोगों को? यदि कोई प्लेटें आमने सामने गति करती है तो ऐसी गति को कहते हैं आजा अभी। तो ऐसी गति को कहते हैं अभी सारी गति। क्लियर बात है? तो ये भी कौन सी गति कर रही है बताओ? अभी सारी। जबकि ये नहीं कर रही है। दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, अलग हो रही है दोनों। तो क्या नाम हो गया इसका? बताइए मुझे। अप सारी गति भी कह सकते हैं, संचलन भी कह सकते हैं। बताओ दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? अभी सारी में दो प्लेटें आमने सामने गति करती है, जबकि अपसारी में दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में गति करती है। तो जब आमने सामने गति करती है तो कंडीशन अलग बनेगी, और दोनों विपरीत गति में करेगी तो कंडीशन अलग बनेगी। जब दोनों नाराज होगी
तो नई जमीन का निर्माण होगा। सुन लेना मेरी बात को, मतलब एक गया तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तू जा, तेरी जगह और आ जाएगा। क्लियर बात है। और जब दोनों ये आमने सामने गति करेगी, भिड़ेगी, टकराव होगा, तो होगा क्या? विनाश होगा। क्लियर बात है। दोनों भिड़ेगी तो क्या होगा? विनाश। दूर जाएगी तो क्या होगा? विकास। समझना है अच्छे से आप लोगों को। मतलब यदि कोई गति, ध्यान से सुने, अपसारी होती है तो क्या होता है? बताइए मुझे। विकास होता है। क्या होता है? क्लियर। और दोनों आमने सामने करेगी तो क्या होगा भाई? भिड़ेगी दोनों और क्या होगा? विनाश होगा। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? क्लियर बात हो गई है। एक गति और करती है, और वो गति कैसे करती है उसका भी थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। ये प्लेट मान के चलिएगा, इस तरीके से ये प्लेट है, और वो क्या करती है पता? प्लेट ऐसे चली जाएगी, पास में से ऐसे निकल जाएगी, न तो कोई विकास करेगी, न कोई विनाश करेगी, न अभिसारी गति करती है, न अपसारी गति करती है, बल्कि इस प्रकार की गति को नाम दिया जाता है संरक्षी। ये तो अपनी सुरक्षा में चल रही है, अपनी रक्षा कर रही है। ये कह रही ना तो मुझे कोई विनाश करना है, ना मुझे कोई विकास करना है, अपना रास्ता पकड़ना है। क्लियर बात है। तो बताइए कितनी गतियां हो गई? 3 गतियां। ये कौन कहता है? सुनिएगा, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ज्योग्राफी के है तो आप देखिए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कह रहा है, मॉर्गन व पार्कर का सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कह रहा है, क्या कह रहा है? कि प्लेटें क्या करती है? गति करती है। और गति का मतलब क्या होता है बेटा? प्लेटें क्या करती है? चलती है, संचलन करती है। और ये गति करती है तो कितने टाइप से करती है बेटा जी? पहला टाइप कौन सा है बेटा? दूसरा टाइप कौन सा है बेटा? तीसरा टाइप कौन सा है बेटा? अभिसारी गति करेगी तो क्या होगा? अपसारी करेगी तो क्या होगा? संरक्षी करेगी तो कुछ भी नहीं होना है, न विनाश न विकास। क्लियर? ओके। चलिए, अब ऐसा कौन भला आदमी था जिसने ये प्लेट शब्द दे दिया? प्लेट शब्द के लिए सर्वप्रथम देने वाला व्यक्ति था टूजो विल्सन। क्या नाम था? टूजो विल्सन। क्लियर बात है। बढ़िया आदमी था टूजो विल्सन, याद रह जाएगा। टू यानी दो। क्लियर बात है। तो ध्यान रखना, प्लेट शब्द दिया था ऐसे। यस, ये वाली बातें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आ गई? पक्का? पेज पढ़े? ओके जी बेटा, चलो। यस, इसको मैंने वहां रख दिया। अब ध्यान से सुने मेरी बात को, इसको भी हटा लेता हूं थोड़ा सा, ताकि इसको छोटा करके और हम लोगों के जहां काम आएगा वहां इसको रख लेंगे। भाई आ जा इधर। चलिए इसको भी ले लेते हैं। चलिए एक बार के लिए इसको भी इधर तो नहीं डाल सकते, चैम्बर डालना पड़ेगा। चलिए इधर भी रखते हैं। ओके। हालांकि इस गति की वर्तमान में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको भी छोटा करके अपन साइड में करके छोड़ देते हैं कि कोई नहीं, इसका काम है नहीं। अभी हम लोग करेंगे दोनों पे डिस्कस। देखिए बेटा, समझना है, ये प्लेट, अब देखो दोनों बराबर वजन में तो है नहीं, आपको पता है, एक भारी है एक हल्की है। भारी प्लेटें होती है ना, वो ध्यान रखना ऊपर चढ़ जाएगी, हल्की वाली क्या हो जाएगी? क्लियर बात है।
तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि प्लेटें जब आपस में टकराएगी तो इस प्लेटों के बीच में क्या होगा, मूवमेंट होगा। और कैसा मूवमेंट होगा, सुनिएगा मेरी बात को, इसको थोड़ा सा, यस, जब दोनों आमने सामने टकराएगी तो ये भी क्या होगी, इसका भाग चला जाएगा ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा बेटा, इसका भाग जो होगा वो कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर। और इसका भाग टूट के क्या आ जाएगा, नीचे की ओर। इसका भाग चला जाएगा ऊपर की ओर, इसका भाग टूट के क्या आ जाएगा बेटा, नीचे की ओर। सही है ना, ऐसा ही होगा, टकराएगी तो ऐसे नहीं, क्लियर बात है। जैसे ये नीचे की ओर, मतलब इसका भाग चला गया ऊपर की ओर, इसका भाग हो गया नीचे की ओर। क्लियर है। अब हुआ क्या, आपको समझना है बेटा, जैसे ये नीचे आएगी तो धरातल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इसको वापस मिटा रहा हूं, धरातल के अंदर की बात कर रहा हूं। जैसे ही नीचे जाएगी, नीचे गहराई की ओर जाने पे तापमान बढ़ता है। क्या, गहराई की ओर जाने पे तापमान, टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। सही है ना, नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, टांके में बढ़ेंगे गर्मी होगी। क्लियर है, तापमान बढ़ेगा, नीचे गहराई की ओर जाने पे तापमान बढ़ता है। क्लियर बात है, श्योर। ऊंचाई की ओर जाने पे तापमान घटता है, तभी पहाड़ों पे बर्फ है, लेकिन घटता ही है, गलत बात है। कुछ समय घटता है तो कुछ समय बढ़ता भी है। क्लियर बात है, ओके। पर हमें ये कंडीशन ध्यान रखनी कि ऊंचाई की ओर जाने पे तापमान बढ़ता है, जैसे ही गहरा, सॉरी घटता है, जैसे ही गहरा गया तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ा तो ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी गल जाएगी, पिघल जाएगी। और पिघल के क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी मैग्मा बन जाएगी, पिघल पिघल के। ये क्या हो जाएगी, प्लेट पिघल जाएगी। भाई जो नीचे दबी हुई प्लेट है ना, ये पूरी पिघल जाएगी, गल जाएगी। क्यों गलेगी भाई, चट्टान, पूरी की पूरी चट्टान जो है बेटा, आपको ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी पिघल जाएगी। ये चट्टान पिघलेगी तो इस पिघली हुई चट्टान से क्या बन जाएगा, सुनना है, पिघली हुई चट्टान से बनेगा मैग्मा। अब आपको कि सर क्या मामला है, जब तक धरातल के अंदर ऐसा पदार्थ होगा तो वो मैग्मा कहलाएगा, जब धरातल से बाहर आ जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा लावा। दोनों का फर्क समझ में आ गया, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, जब तक वो धरातल के अंदर रहेगा तब तक कहलाएगा मैग्मा, जैसे धरातल से बाहर आएगा नाम हो जाएगा लावा। क्लियर बात है, बाहर उद्गार किसका होगा, लावा का होगा। अच्छा, इस भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा दुर्बलता मंडल। ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं, दुर्बलता मंडल। तो मैग्मा कहां पाया जाता है, दुर्बलता मंडल में। जैसे ही प्लेटें टकराएगी, इसका विनाश हुआ और यह तैयार हो गया भाग। अब बात करते हैं दूर जाने वाली बात की। ये पूरा का पूरा चैम्बर जो है आपको समझना है बेटा, ये पूरा का पूरा जो चैम्बर है, सुनिएगा, ये पूरा का पूरा जो चैम्बर है वो आप इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो चैम्बर है ऐसे बना हुआ बढ़ जाएगा धरातल के अंदर, और इसके अंदर पूरा क्या आ जाएगा बताइए मुझे, सब जगह पिघल पिघल के ऐसे प्लेटें जगह जगह टकराएगी और पूरा का पूरा भाग किस में भर जाएगा, तरल पदार्थ के रूप में तैयार हो जाएगा। एकदम गरम गरम, खूब उबाल दे रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई अपन बनता रखते हैं ना, खींच कैसे उबलता है, उबल उबल के ऊपर ढक्कन रखेंगे नीचे गिरा देगा, वैसे के वैसे इसको क्या करेगा काम। इस प्लेटों ने क्या कर दी, जगह दे दी। जगह दी तो इसके बीच का भाग क्या रहा, छोटा, और इसने क्या किया, जैसे ही भाग छोटा था तो आपको पता है इसको जगह मिल गई, जगह मिली तो इसने क्या बना दी, अपनी इस भाग के लिए पाइपलाइन बना दी। क्यों बनाई, क्योंकि ये भाग छोटा था, टूट गया, ऊपर वाला भाग अलग हो गया, खिंचक गया। ऊपर वाला भाग जैसे ही विपरीत गति की प्लेट ने, तो ये तो गैप पड़ा ही पड़ा, फिर इतना सा भाग रहा, इतने भाग में ये जो मैग्मा तरल पदार्थ है ना बहुत ज्यादा गर्म है, ऊपर जा जाके तरंगे टकरा रही है उसके, और तोड़ दिया इस भाग को।
और एक पाइप बना दी, और पाइप नुमा भाग से क्या हुआ बेटा समझना है, ये अंदर का जितना सारा जो माल है ना वो आ गया बाहर, तेज गति से विस्फोट के साथ आया होगा शायद, तेज गति से अंदर का माल पूरा का पूरा पाइपलाइन के माध्यम से बाहर आ गया। और समझना है बेटा छोटी सी बात है, सुनिएगा इस बात को यहां समझना है, जैसे ही माल बाहर आया तो माल ने क्या किया, ये जो लावा है ना वो लावा अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का होता है। यदि वो तरल रहा तो बनेगा पठार, यदि वो गाढ़ा हो गया मान लीजिएगा तो क्या बनेगा बता आपको, पर्वत। पठार क्यों बनेगा, क्योंकि भाई रायते की तरह फैल जाएगा। आपको बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे, एक आपने सब्जी ले ली, एक रायता ले लिया, दोनों को टेबल पे खाली करो, सब्जी अपनी जगह क्या करेगी, ऐसे बन के रहेगी, रायता फैल जाएगा। क्लियर बात है, ओके। चलिए, तो इसमें डिपेंड करता है कि ये कैसा भाग था। तो आपको बताऊं धीरे धीरे इस तरीके से ये भाग जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस टाइप से पूरा का पूरा, अगर ये ऐसा कब होगा, ऐसा बनेगा तब बेटा जब क्या होगा आपको पता है, तरल होगा, और तरल होगा तो क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। क्या बात समझ आई कि नहीं? यही मैग्मा अगर मान लीजिएगा बेटा गाढ़ा हुआ तो क्या बनेगा, इस तरीके से जमा हो जाएगा, इसके ऊपर ही जमा मान लीजिएगा। इस टाइप से बन जाएगा, गाढ़ा है तो एक दूसरे के ऊपर जमा होगा, निकल के बह के नहीं जाएगा दूर। क्लियर बात है। और ऐसे वो होगा, वो कौन होगा बेटा, गाढ़ा, और गाढ़े से क्या बन जाएगा, पर्वत। तो पठार और पर्वत बनते हैं ऐसे, दोनों ही ज्वालामुखी के लावा उद्गार से बनते हैं। बस क्रिया क्या है, अब मुझे एक बात बताइए, धरातल का विकास हुआ कि नहीं हुआ, और इससे धरातल कम हुआ, इससे धरातल तैयार हुआ। तो ये गति जो है, अब सारी गति क्या करती है, धरातल का विकास करती है, जबकि अभी सारी गति क्या करती है, विनाश करती है। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो अंदर से निकलने वाला मैग्मा यदि तरल हुआ तो पठार बनेगा, और वही मैग्मा अगर गाढ़ा हुआ तो पर्वत बनेगा। कंडीशन दोनों ही लागू होती है, बस और कुछ नहीं। अगर ज्यादा तापमान के ये चपेट में अगर मान लीजिए प्लेट आई तो ज्यादा क्या हो जाएगी, तरल द्रव के रूप में हो जाएगी, और द्रव के रूप में आएगी तो क्या आएगी, पठार बन जाएगा। और अगर मान लीजिए, क्यों पठार फैल जाता है, ऐसे लावा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इस टाइप से इसका निर्माण होता है, ध्यान रखना है। यह है ज्वालामुखी का लावा उद्गार, और अपनी क्लास यहीं पोस्टपोन करेंगे, बाकी क्लास कल।